इस वक्त वह बेड पर सिर्फ एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। उसने उस चादर को साइड किया और फिर अपने शरीर को देखने लगी, जो कमजोर हो गया था। वह धीरे से उठ गई और फिर बाथरूम में जाकर उसने सबसे पहले शावर लिया और फिर इतनी देर में वह वापस आ गई। क्लोजेट रूम में जाकर उसने कपड़े पहने और फिर अपने बालों को संवारने के बाद रूम से बाहर चली गई। जख्म किचन में चुपचाप काम कर रही थी और कुछ नौकरानियां उसकी मदद कर रही थीं। आज देवांश चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वह जख्म से मिलने नहीं आया था। जख्म ने यह नोटिस कर लिया, लेकिन उसे थोड़ा तो बुरा लगा कि उसकी वजह से देवांश भी उदास सा रह रहा है। पर फिर भी उसका दूर रहना ही बेहतर है, वरना कायांश बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जख्म सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाकर वापस किचन में आ जाती है। वहीं कायांश कमरे से बाहर आया, फिर चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वह भी ब्रेकफास्ट करने लगा। उसकी नजर देवांश पर गई, जो चुपचाप बैठा खाना खा रहा था। आज उसने एक बार भी जख्म की तरफ नहीं देखा। जख्म के होठों पर डेविल स्माइल छा गई। उसने जख्म को देखा, जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। तभी वहां पर किसी की आवाज सुनाई दी, हेलो अंकल आंटी। ये आवाज सुनते ही जख्म ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। ये कोई और नहीं, अर्पिता थी। अर्पिता आकर पीछे से कायांश को हग करते हुए उसके गाल पर किस कर देती है। गुड मॉर्निंग बेबी, कैसे हो तुम? तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। मैं तुमसे नाराज हूं। मेरे लिए थोड़ा तो वक्त निकाला करो ना। वही देवांश ने जब यह देखा तो वह दंग रह गया। उसने अपना सिर उठाकर और सहजता से जख्म को देखा कि भाभी कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है। ये सब कुछ देखकर भी आखिर यहां पर चल क्या रहा है? सरेआम भाभी के सामने उनके ही पति को एक लड़की किस कर रही है और उसे बेबी बोल रही है, और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद भी जख्म का उसे चुप रहना देवांश को हजम नहीं हुआ था और उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। वही कायांश ने नोटिस कर लिया था कि देवांश कैसे गुस्से से जख्म को देख रहा है। वही जख्म सिर नीचे किए चुपचाप खड़ी हुई थी। उसे तो इन सब चीजों की आदत थी और उसके लिए कुछ नया नहीं था। ये सब तो फर्क भी उससे ज्यादा नहीं पड़ा। लेकिन देवांश को बहुत तेज गुस्सा आ चुका था। अगर भाभी किसी को आंख उठाकर देख लेती है तो ये आदमी उन्हें मारता पीटता है, उन पर शक करता है और उन्हें गंदा बोलता है। लेकिन खुद क्या कर रहा है उनकी आंखों के सामने? और घर वाले भी चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे, जैसे सब कोई मर चुके हों। वहीं उसने कायांश की मदर, यानी कि अपन अपनी बड़ी मम्मा की तरफ देखा, जो कुछ भी नहीं बोल रही थी। चुपचाप उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। कम से कम उन्हें तो इस पर कुछ बोलना चाहिए ना, क्योंकि वह घर की बड़ी है। उनका यह चुप रहना तो देवांश को खल गया था। देवांश ने बिना सोचे समझे कहा, अर्पिता दी, अब भाई मैरिड है, आपको थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। उनकी बीवी उनके सामने खड़ी हुई है और आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रही हैं? जैसे कि वह आपके बॉयफ्रेंड हो। आपको उन्हें ऐसे किस नहीं करना चाहिए सबके सामने, एवं आपको उनके नजदीक ही नहीं आना चाहिए। किस तो बहुत दूर की बात है। भाई, आपको अर्पिता को रोकना चाहिए। आप उसे कैसे अपने करीब आने दे सकते हैं? वह आपके बेबी बोल रही है और आपकी वाइफ आपके सामने ही खड़ी हुई है, और आपको जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं? इस घर में पहली बार था कि देवांश ने सवाल उठाया था। कायांश ने गुस्से से खाने की प्लेट को जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? और अर्पिता मेरी गर्लफ्रेंड है, और यहां पर सब जानते हैं, और तुम्हारी भाभी भी जानती है। जब उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम कौन होते हैं बोलने वाले? वही अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आंटी, आप देख रही हैं ना कि देवांश क्या बोल रहा है। क्या मैं अब आपके घर में भी नहीं आ सकती? क्या कायांश पर से मेरा हक खत्म हो चुका है? अभी भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। आप इसे समझाइए ना कि यह क्या बोल रहा है। अर्पिता ने देवांश को देखते हुए उसे समझाकर कहा, देवांश, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे और कायांश के रिश्ते के बारे में सब जानते हैं। हम अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो कि वह कायांश की बीवी है, पर तुम नहीं जानते हो कि इन दोनों की शादी कैसी हुई है। देवांश ने गुस्से से कहा, उनकी शादी जैसे भी क्यों ना हुई हो, लेकिन सच तो यही है ना कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं।
तुम दोनों खुलेआम अफेयर रख रहे हो, नाजायज संबंध बना रहे हो, फिर भी आप दोनों की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है और अब आप प्रोटेक्ट कर रही हैं खुद को रियली। भाभी का क्या होगा अगर वह भाई की गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट कर रही है? या तो वह बेवकूफ है या तो मैं इस घर का फैमिली मेंबर नहीं हूं। मैं सबसे बड़ा इडियट हूं। कायांश ने गुस्से से देवांश को जोर से डांटते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो तो बच्चे बनकर ही रहो। मियाँ बीवी के बीच में तीसरे का बोलने का हक नहीं होता है। तुम्हें तो ये मालूम होगा ना, मेरी वाइफ है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे और अर्पिता के रिश्ते से। वह पहले से जानती है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। देवांश ने जख्म की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, वह मासूम है, लेकिन आप तो मासूम नहीं है ना। मैं अब बच्चा नहीं हूं। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि घर में हो क्या रहा है। आपकी वाइफ के होते हुए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हैं। आपका किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है और आप इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं भाई। रियली, क्या आपको लगता है कि इतना नॉर्मल है? देवांश के इस सवाल ने कायांश का मुंह बंद कर दिया था। वही अर्पिता रोने का नाटक करने लगी, क्योंकि वह खुद को विक्टिम दिखा रही थी कि गलत उसके साथ हुआ है। और अर्पिता ने रोते हुए कहा, देवांश, मैं प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं थर्ड पर्सन नहीं हूँ। थर्ड पर्सन तो ये लड़की है जो हमारी जिंदगी में आ गई है। उसने मुझे और कायांश को जानबूझकर अलग कर दिया है। और तुम फिक्र मत करो, कायांश जल्दी इस लड़की को छोड़ देगा। देवांश ने गुस्से से अपने खाने की प्लेट जमीन पर पटक दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए और जख्म की तो मानो सांसें ही अटक गईं। देवांश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर भाई को इस लड़की को छोड़ना ही है तो फिर वह इसे इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? क्यों नहीं उसे छोड़ देते? उसे एटलीस्ट जिंदा रहने लायक तो छोड़ दे। आप लोग क्या करते हैं? उसके साथ सब कुछ दिखाई देता है। अगर वह 2 पल खुश हो जाती है तो आप लोग उसे बाद में रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। कायांश गुस्से से खड़ा हुआ अपनी जगह से और उसने देवांश की तरफ आते हुए खींचकर उसे थप्पड़ मार दिया और उसे थप्पड़ की आवाज पूरे लिविंग एरिया में गूंज गई। जख्म ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और पूरे घर वाले भी हैरान हो गए। कायांश ने गुस्से से कहा, तुम मेरी बीवी की इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल आ गया है इस पर? देवांश ने कड़वाहट से कहा, यह सही किया आपने भाई, और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गलत आप हैं। अगर आपको आपकी बीवी किसी और के साथ हंसते हुए दिख जाती है तो आपका खून खौल जाता है और फिर आप उसे बंद कमरे में बेल्ट से मारते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसे जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। यही होता है हस्बैंड। वह मासूम तो डाइवोर्स का मतलब भी नहीं जानती। किसी की मासूमियत को इतना भी मत सताइए भाई। जिस दिन उसकी यह मासूमियत खत्म हो गई, आपको खून के आंसू रुलाएगी वह। कायांश ने गुस्से से देवांश का चेहरा देखते हुए कहा, तुम अपना सामान पैक करो। 1 हफ्ते बाद तुम यहां से अब्रॉड जा रहे हो अपने स्टडी के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वही जख्म की आंखों में आंसू आ गए। अर्पिता ने गुस्से से कहा, इसी लड़की ने देवांश के कान भरे हैं। इसी ने कुछ कहा है उसे, जिस वजह से वह ऐसा ओवर रिएक्ट कर रहा है। वही कायांश गुस्से से जख्म की तरफ बढ़ा और उसने जख्म का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए कहा, खबरदार, जो तुम मुझे इसके आसपास दिख गई तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर मैं तुम्हें घर में बैठा दूंगा। जानती हो तुम कि मैं कितना बुरा हूं, और इससे भी बुरा बनने पर मुझे मजबूर मत करो। कायांश की वार्निंग से तो जख्म की रूह कांप जाती है और वह खड़े खड़े थर थर कांपते हुए सिर नीचे कर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ जाते हैं और फिर वह एक नजर देवांश को देखती है, जो उसे दयालु भावना से देख रहा था। उन दोनों के आई कांटेक्ट को कायांश ने नोटिस कर लिया था। गुस्से से उसने जख्म का हाथ और जोर से दबा दिया, जिससे जख्म के हाथों पर उंगलियों के निशान छप गए। ये देखकर अर्पिता के होठों पर मजे वाली मुस्कान आ जाती है। जख्म डरी से सहमी सी खड़ी थी। वहीं कायांश उस पर चिल्ला रहा था। देवांश गुस्से से तमतमा रहा था और अर्पिता मजे ले रही थी इस मंजर का। जख्म को तकलीफ में देखकर उसे सुकून मिलता था। इस लड़की ने उसका बचपन का सपना खराब कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वह बीवी बन जाएगी
और ये लड़की उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। वही कायांश गुस्से से जख्म को खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। वही देवांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया, क्योंकि इस वक्त उसका खून खौल रहा था और वह अपने भाई की जान ना ले ले। लेकिन वह मजबूर था, रिश्ते में बंधा हुआ था, उसे नहीं तोड़ना चाहता था। इधर जख्म डरी सी कायांश के साथ चुपचाप चली गई। कमरे के अंदर जाकर उसने जख्म को गुस्से से फर्श पर फेंक दिया। जख्म चुपचाप धीरे से उठकर बैठ गई और कायांश को देखने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली। वही कायांश ने डोर को लॉक कर दिया और उसकी तरफ चलकर आने लगा। उसने गुस्से से अपनी बेल्ट निकाली और जख्म को देखते हुए बोला, बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर, इतना दीवाना कर दिया तुमने मेरे भाई को। देखने में जितनी मासूम शक्ल, उतनी ही चालू हो तुम। मेरा भाई आज तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रहा था। वह मुझ पर हाथ भी उठाने के लिए तैयार था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आखिर कुछ महीने मैं तुमसे दूर क्या हुआ? तुम्हारी भूख इतनी तेज हो गई कि तुमने मेरे भाई को फंसा लिया, और इसलिए तो वह तुम्हारे लिए पूरे घर वालों के सामने लड़ रहा था। अपने बड़े भाई से तुम जीत गई और भाइयों के बीच में दरार डाल दी। जख्मा कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप सी वैसे ही बैठी रही। वहीं कायांश ने उसे मारना शुरू कर दिया। वह रो नहीं रही थी और चुपचाप से आंखें बंद करके सब बर्दाश्त कर रही थी कि यह सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। अब उसे तो ऐसा लगने लगा था कि कायांश को जो भी करना होगा वह जल्दी कर ले और फिर यहां से चला जाए, क्योंकि जब तक वह नहीं रहता था वह सुकून से रहती थी। फिर वह सुकून और शांति कुछ पल की ही क्यों ना हो। वही जख्म की आंखों में आज एक आंसू भी नहीं था। कायांश ने जब यह देखा तो गुस्से से उसके बाल पकड़कर बेड पर दूसरी तरफ फेंक दी और उसके मुंह को जोर से दबाते हुए बोला, अब तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया है, बगावत करोगी मेरे साथ, खिलाफ जाओगे मेरे? वही बाहर खड़े लोगों ने कमरे से आई आवाज सुनी। अर्पिता के होठों पर तो डेविल स्माइल थी। वही देवांश गुस्से से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वह अभी उन लोगों के बीच में नहीं रह सकता था। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अपने कमरे में जाने के बाद उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कायांश ने जख्म के कपड़े खींचे, पर जख्म की आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं था। यह देखकर तो कायांश का खून खौल रहा था। उसकी आंखों में आंसू इसलिए नहीं थे क्योंकि शायद उन चीजों की उसको आदत पड़ गई थी, और जब आदत पड़ जाती है उन चीजों की तो वह इंसान डिलीट हो जाता है, क्योंकि कोई उसकी सुनता ही नहीं था, समझता भी नहीं था, तो वह किसी के सामने रोकर क्या करेगी। जख्म इस वक्त जातियों को सह रही थी। कायांश ने जख्म के मुंह पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे जख्म का फेस दूसरी तरफ हो गया। क्या क्या किया है तुमने मेरे भाई के साथ? इसी बिस्तर पर करती थी ना उसके साथ सब कुछ। इतनी गर्मी थी तुम्हारे अंदर तो मुझे पहले बता देती। कायांश को अब विश्वास हो गया था कि उसकी बीवी और उसके भाई के बीच में अफेयर चल रहा है। वह दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे हैं और पूरे घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसके भाई को जख्म की फिक्र हो रही थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, साफ पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसका भाई उससे भी नहीं डरा, जख्म के लिए स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटा। उन दोनों को शांत करना जरूरी हो गया था। वही जख्म का हाल देखकर कायांश को उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जख्म कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही है। वह चुपचाप से बैठी बस मार खा रही है। जख्म की पूरी पीठ सुन हो गई थी और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। कायांश कमरे से बाहर चला गया। जख्म चुपचाप से लेटी हुई थी और धीरे से उसने खुद को उठाया और बैठी हुई शून्य नजरों से कुछ सोच रही थी। रात का वक्त जख्म सारा काम कर कमरे के अंदर आई और बेड पर बैठ गई। उसने अपने टूटे हुए फोन को दिखा। कायांश ने जब उस फोन को डस्टबिन में फेंक दिया था तो जख्म ने वहां से फोन निकाल लिया था। तभी उसे अपने कमरे की तरफ कोई आता हुआ महसूस हुआ, तो उसने जल्दी से उस फोन को उठाकर अपने पिल्लो के नीचे रख दिया। जख्म ने सर उठाकर देखा तो दरवाजे पर कोई और नहीं, अर्पिता खड़ी थी। अर्पिता ने जख्म की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम फ्री हो? जख्म बेड से खड़ी हो गई और उसने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी।
अर्पिता ने अपने हाथ में जो पॉलीथीन पकड़ रखा था वह जख्म के ऊपर फेंकते हुए बोली, मैं शॉवर लेने जा रही हूं। तुम जब तक इसे आयरन कर देना, पर ध्यान रहे ड्रेस खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आज कायांश के साथ पार्टी में जा रही हूँ। वह कपल पार्टी है और उसमें कायांश को पार्टनर की जरूरत है। जख्मा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वह अर्पिता के कपड़ों को आयरन करने की तैयारी करने लगी और अर्पिता कमरे के बाथरूम के अंदर चली गई। वही जख्मा अर्पिता के कपड़ों को आयरन कर रही थी। जख्मा ध्यान से अपना काम कर रही थी ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन उसका हाथ बहुत दुख रहा था। खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ठीक से। तभी अर्पिता बाथरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने टॉवल लपेट रखा था। जख्मा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। अर्पिता उसे इग्नोर कर अलमारी की तरफ गई। फिर अलमारी खोलकर वह जख्मा की साड़ियों को निकालकर बाहर फेंकने लगी। यह देखकर जख्मा हैरान हो गई। अर्पिता ने जख्म की सारी साड़ियों के ऊपर पैर रखकर जानबूझकर उसे गंदा कर दिया था। ये देखकर जख्म थोड़ी सी हैरान हो गई कि ऐसा क्यों कर रही है यह, पर उसे ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से अर्पिता जख्म की तरफ आई और फिर उसने जख्म के हाथ से आयरन लेकर अपने ड्रेस पर आयरन को जोर से रखकर दबा दिया। फिर उसकी ड्रेस से धुआं निकलने लगा। ये देखकर जख्म ने धीरे से उसे इशारे से कहा, ये आप क्या कर रही है? आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी मैम। अर्पिता ने गुस्से से प्रेस को जख्म के हाथ पर रख दिया। वैसे ही जख्म ने तुरंत अपना हाथ पीछे लिया। इस वक्त कमरे के अंदर कायांश आया तो अर्पिता भागकर रोते हुए उसके पास गई और बोली, कायांश, देखो ना, तुम्हारी बीवी ने क्या किया। कितनी नफरत करती है वह मुझसे। मैंने उससे कहा था कि वह मेरी ड्रेस को आयरन कर दे जब तक मैं शावर ले लेती हूँ, और उसने मेरी ड्रेस जला दी। ये सुनकर कायांश ने गुस्से से जख्म को देखा तो जख्म कंफ्यूज हो गई। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है। उसने उनकी ड्रेस कब जलाई? वह तो खुद ही अपनी ड्रेस जला रही थी ना, बल्कि वह तो रोक रही थी और इन्होंने मुझे हर्ट कर दिया। जख्म अपने हाथ पर फूंक मार रही थी क्योंकि उसका हाथ वाकई में काफी जल गया था। वहां पर निशान भी बन गया। अर्पिता ने अपनी ड्रेस उठाई और रोते हुए जख्म को खींचकर थप्पड़ मार दिया। जख्म का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। फिर वे भागकर कायांश के पास आते हुए बोली, देखो कायांश, तुम्हारी बीवी को कितनी नफरत है मुझसे, कितना चढ़ती है ये। इसने क्या किया? अब मैं तुम्हारे साथ पार्टी में पहनकर क्या जाऊंगी कायांश? कायांश ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, तुम इसकी साड़ी में से जाकर कुछ पहन सकती हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो कायांश? मैं तुम्हारी बीवी की साड़ियां क्यों पहनूंगी? और वह देखो, उसने पहले ही अपनी साड़ियों को कैसे खराब कर दिया है ताकि मैं उसे पहन ना पाऊं। तुम्हारी बीवी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं। अर्पिता ने कायांश के गाल पर किस करते हुए कहा। कायांश, प्लीज कुछ कहो ना उसे। ये वापस से वैसा भी कर सकती है। इसके हाथ में प्रेस है। मेरी तरफ लेकर बढ़ रही थी, वह तो मैं धकेल दी, जिस वजह से इसके हाथ में लग गई। जख्म अपना सिर नामे हिला रही थी जैसे बोल रही हो कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप आपकी ड्रेस को आयरन कर रही थी। आपने इतना ड्रामा क्रिएट किया है। लेकिन कायांश गुस्से से जख्म की तरह आया और फिर उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की? तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? कायांश जख्म के बाल इतनी जोर से खींचा था कि जख्म की आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए। कायांश ने उसका जला हुआ हाथ देखा और गुस्से से जोर से दबाते हुए बोल, अब दूसरों को जलाने की कोशिश करोगे तो खुद तो जलोगे ना तुम। इतनी जलन भी अच्छी नहीं होती। जख्म छटपटाते हुए कायांश से अपना हाथ छुड़ा रही थी कि प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कायांश जानबूझकर उसका हाथ और जोर से दबा रहा था। कायांश ने गुस्से से जख्म को बेड पर धकेल दिया। इससे पहले कि वह उसके ऊपर झुककर उसके साथ कुछ करता, अर्पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी, हमें पार्टी में भी जाना है, लेट हो जाएंगे। तुम क्यों इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? बाद में आकर इससे निपट लेना। अभी हम चलते हैं। कायांश ने अपना सिर हिला दिया और जख्म की तरफ देखते हुए वार्निंग भरे लहजे में बोला,
अगर आइंदा अर्पिता से बदतमीजी की तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। भूलो मत कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जख्म ने धीरे से अपना सर हिला दिया और कायांश अर्पिता को लेकर वहां से चला गया। उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। जख्म धीरे से बेड से उठ गई और अपने हाथ को धीरे से सहलाकर फूंक मारने लगी, क्योंकि कायांश के दबाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह धीरे से बेड से उठी और फिर अलमारी की तरफ चली गई। उसने अपनी साड़ियों को देखा जिस पर अर्पिता जानबूझकर चल रही थी। जख्म धीरे से बैठकर अपनी साड़ियों को ठीक करने लगी। उसके पास गिन चुनकर सिर्फ 4-5 साड़ियां ही थीं। अपनी साड़ियों को समेटने के बाद जख्मा वापस से बेड पर आ गई और उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। जख्मा चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। उसकी बॉडी बहुत दर्द कर रही थी, लेकिन उसे सुकून भी था कि आज कायांश उसके करीब नहीं आएगा, जिस वजह से वह ठीक से सो पाएगी। जख्म को कब नींद लग गई उसे पता भी नहीं चला। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा ओपन हो गया। जख्म को अंदाजा नहीं था, लेकिन 2 पैर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे अचानक से जख्म की आंखें खुल गईं और कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने जख्म के चेहरे पर अपना हाथ रखा तो जख्मा उसे दूर धकेलने लगी। जख्मा चिल्ला नहीं सकती थी। तभी अचानक से जख्मा ने लाइट ऑन कर दी तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान हो गई। ये कोई और नहीं देवांश था। देवांश ने जख्म को शांत रहने के लिए कहा तो जख्मा शांत हो गई और कंफ्यूजन से उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं देवर जी। देवांश ने धीरे से कहा, भाभी आप मुझे गलत मत समझेगा। इतना बोलने के बाद देवांश ने जख्म के सामने एक पॉलीथीन का पैकेट करते हुए कहा, भाभी क्या आप आज मेरे साथ बाहर चलेंगे? आप भी जानती हैं ना कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आज मेरा बर्थडे है। ये सुनने के बाद जख्म घबरा गई और फिर धीरे से देवांश को देखने लगी, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकती थी। अगर कायांश को पता चल गया तो वह फिर उसे बहुत मारेगा। देवांश ने जख्म का हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज भाभी आज मेरा बर्थडे है। जख्म देवांश को देख रही थी, जैसे उसे पूछ रही हो कि यह बर्थडे क्या होता है। इस पर देवांश ने जख्म को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी पैंट की पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसके ऊपर पेन से कुछ लिखने लगा। उसके बाद उसने वह जख्म को दिखाया। जख्म ने जब उसे डायरी को लेकर शब्दों को पढ़ा तो उसे समझ में आया कि आज तो देवांश का जन्मदिन है। जख्म ने मुस्कुराते हुए देवांश को देखा और फिर अपने हाथों के इशारे से उसे बधाई देने लगी। इससे काम नहीं चलेगा भाभी, आज आप मेरे साथ बाहर चल रही हैं। देवांश के कहते ही जख्म ने गर्दन नामे हिलाते हुए पीछे हट गई तो देवांश ने कहा, आप चिंता मत करिए भाई, है नहीं घर पर और वह कल से पहले आने वाले भी नहीं है। आपको सिर्फ 2 घंटे मेरे साथ बाहर चलना है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि घर वालों को भी पता नहीं चलेगा और फिर हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। जख्म डर के मारे मना कर रही थी तो देवांश उस रिक्वेस्ट करने लग जाता है। जख्म उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि वह किसी को भी मना नहीं कर पाती थी। देवांश जख्म को एक ड्रेस निकाल कर देता है। इधर जख्म उसे ड्रेस को देखकर हैरान हो जाती है तो देवांश ने उसे धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप फिक्र मत करिए, मेरा कोई गलत इंटेंस नहीं है। हम जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां पर ऐसे ही ड्रेस पहनी जाती हैं। देवांश जख्म को बाथरूम में भेज देता है उसे ड्रेस के साथ और वेट करने लग जाता है वह कब बाहर आएगी। देवांश के बेताबी बढ़ती जा रही थी और जख्म जब बाथरूम से बाहर आई तो देवांश ने उस तरफ से घूम कर देखा और देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत, मानो जैसे कोई अप्सरा उतरकर जमीन पर आ गई हो। जख्म उस ब्लैक कलर की ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की भी आंखें उसे ना हटे। उसके लंबे लंबे बाल जो उसके घुटनों तक थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिसमें पूरा आसमान समाया हो, वह इतनी मासूम और प्यारी कैसे हो सकती है। देवांश ने अपना सिर झटका कि वह क्या कर रहा है, क्या होता जा रहा है उसे। देवांश जख्म के पास आया और उसका हाथ पकड़कर फिर उसे कमरे से बाहर लेकर चला गया। मेंशन के अंदर सभी सो चुके थे। देवांश जख्म को अपनी कार में बैठकर वहां से लेकर चला गया, लेकिन कोई था जो ये सब कुछ देख रहा था और उसने किसी को कॉल कर दिया। देवांश की कार आकर एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी।
देवांश उसे कार से बाहर निकला और उसके बाद उसने दूसरी तरफ जाकर जख्म का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। जख्म को चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। वह देवांश के साथ घबराते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई, क्योंकि पहली बार वह किसी ऐसी जगह पर आई थी। उसने सपने में भी इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट नहीं देखा था। देवांश के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जख्म के लिए बहुत बड़ी बात थी। जख्म कायांश के बारे में सोचकर घबरा रही थी और डर भी रही थी कि अगर इन्हें जरा सी भी खबर हो गई तो फिर वह छोड़ेंगे नहीं उसे, बहुत मारेंगे। देवांश ने जिद करी थी, जिस वजह से जख्म आ गई थी उसके साथ, लेकिन अब वह रिग्रेट कर रही थी कि वह क्यों आई है। जख्म इस वक्त जब देवांश के साथ अंदर आई तो उसने वहां पर ज्यादा लोगों को नहीं देखा। वहां पर कुछ जेंट्स थे जो दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे। देवांश के साथ एक लड़की को देखकर देवांश के दोस्त ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और बोले, देवांश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? कितनी ब्यूटीफुल है। देवांश ने जख्म की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। जख्म थी जो सबकी तरफ डरी सहमी नजरों से देख रही थी। वहीं देवांश की फ्रेंड ने आकर उसे हक करते हुए कहा, देवांश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लाए हो इसे? सबसे कहाँ छुपा के रखा हुआ था इसे? हमें अभी तक पता कैसे नहीं चला? ये कितनी ब्यूटीफुल डॉल है और इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है। उसे लड़की ने जख्म से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो जख्म को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो देवांश ने उसे लड़की यानी कि अपनी दोस्त से हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू, चलो केक कट करते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसके बाद मुझे इन्हें घर भी छोड़ना है। वही देवांश के दोस्त उसे परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे कि इतनी रिस्पेक्ट। वह लड़की दिखने में छोटी थी और पतली होने के कारण उसकी उम्र बहुत कम लग रही थी। वह दिखने में सिर्फ 16-16 साल की लग रही थी और देवांश के दोस्तों की नजर तो जख्म के लंबे लंबे बालों पर थी। इतने खूबसूरत बाल उन्होंने शायद किसी लड़की के देखे होंगे। वही देवांश जख्म का हाथ पकड़कर उसे केक के पास लेकर आ गया और जख्म के अगल बगल में देवांश के दोस्त खड़े हो गए थे। वह जख्म को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि जख्म गूंगी है और वह बोल नहीं सकती है। देवांश ने केक कट किया और सभी क्लैपिंग करने लगे। जख्म भी उन्हें फॉलो करते हुए क्लैपिंग करने लगी। पर वह घबरा रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। वह जल्द से जल्द बस घर पहुंचाना चाहती थी, इससे पहले कि किसी को वहां पर पता चल जाए कि वह घर पर नहीं है। वही देवांश केक कट करने के बाद जख्म के पास केक लेकर आया और फिर उसे खिलाने लगा तो जख्म ने धीरे से केक खा लिया। इधर देवांश ने जख्म के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आप इतना घबरा क्यों रही है? जख्म ने इशारे से देवांश को कहा कि घर चलो प्लीज। देवांश ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उससे पहले वो जख्म को स्टेज पर लेकर गया और फिर बोला, आपको मेरे साथ पहले डांस करना होगा, उसके बाद हम घर चलेंगे। जख्म ने देवांश की तरफ देखते हुए घबरा कर कहा, प्लीज, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हारे भाई को जरा सी भी खबर हो गई कि मैं घर पर नहीं हूं और तुम्हारे साथ इतनी रात को बाहर आई हुई हूं, तो वह मेरी जान ले लेगा, मुझे बहुत मारेगा। न जाने उस पर कैसे कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगा देगा। देवांश जख्म को अच्छा फील कराना चाहता था। तभी उसने जैसे ही जख्म की कमर पर हाथ रखा, जख्म के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। यह देखकर वह समझ गया कि जख्म को वहां पर चोट लगी हुई है। उसने जख्म के पैरों को देखा, कई जगह पर निशान बने हुए थे। जख्म के खुले हुए बाल उसकी पीठ को ढक रहे थे, वरना साफ साफ पता चल जाता कि उसे बेल्ट से मारा गया है। जख्म आराम से सहती हुई देवांश के साथ डांस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी उसके अंदर और उसे कुछ भी नहीं आता था। वही देवांश के दोस्त देख रहे थे कि देवांश कितने प्यार से उस लड़की को ट्रीट कर रहा है, पर वह लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है। थोड़ी देर के बाद जख्म और देवांश रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। जब देवांश ने जख्म को कार में बिठाया तो उसने उसे केक का बड़ा सा पीस दिया। जख्म उसको मजे से खा रही थी, क्योंकि शायद आज से पहले उसने इतनी टेस्टी चीज नहीं खाई थी। उसके मुंह में पहली बार केक का कोई निवाला गया था और उसे मालूम भी नहीं था कि यह क्या चीज होती है।
देवांश कार ड्राइव कर रहा था। उसे जख्म के साथ वक्त बिताकर अच्छा महसूस हुआ। वह जख्म को 2 पल की खुशी देना चाहता था, क्योंकि उस घर में उसे सिर्फ और सिर्फ दुख दिए जाते थे। उसकी मासूमियत का रोज बलात्कार होता था, उसके भाई के हाथों, उसके घर वालों के हाथों, और वह मासूम यह भी नहीं जानती थी कि उस पर कितनी जातियां हो रही हैं, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। इसीलिए सब उसका नाजायज फायदा उठाते थे और कुछ भी बोलकर उसे चले जाते थे। देवांश एक सच्चा दिल इंसान था। उसे गलत बर्दाश्त नहीं होता था। जख्म के लिए उसके दिल में बहुत सारी रिस्पेक्ट थी, और कहीं ना कहीं वह जख्म के लिए कुछ तो फील करता था। उसने जख्म का चेहरा देखा, जो इस वक्त मासूमियत से भरा हुआ था, और वह उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। जख्म को ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर वह धीरे से मुस्कुरा दिया, और उसने फिर जख्म के मुंह से केक साफ करते हुए कहा, भाभी, आप तो छोटी बच्ची हैं। जख्म ने देवांश से इशारे से पूछा कि आखिर यह क्या चीज है, और यह खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इस पर देवांश ने उससे कहा कि इसे केक कहते हैं। जख्मा ने अपना शहर हाँ में हिला दिया। क्या आप और खाना चाहती हैं? इस पर जख्मा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, तो देवांश ने अपना केक का पीस भी उठकर जख्मा को दे दिया। जख्मा ने उसे मना करते हुए कहा कि यह तो आपका है ना। तो देवांश ने उससे कहा कि उसका अभी मन नहीं है कुछ भी खाने का, आप ही खा लो। इस पर जख्मा उसका भी केक खाने लग जाती है। उसको बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर देवांश मुस्कुरा देता है। वह यही सोच रहा था कि आप जैसी मासूम सी लड़की कैसे उसके भाई के चंगुल में फंस गई। उसका भाई इतना बड़ा दरिंदा है, उसने कभी सोचा नहीं था कि वह एक मासूम लड़की के दिल के साथ खेलता है। उसका बस चलता तो वह अभी जख्म को भगाकर वहां से बहुत दूर लेकर चला जाता। वह कहीं पर भी रहती, इस घर से तो खुश रहती, लेकिन जख्म को घर पहुंचना जरूरी था, वरना कल उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। थोड़ी देर में कार आकर मेंशन के सामने रुकी, और उसके अंदर से देवांश बाहर आया। उसने सबसे पहले चेक किया कि कोई घर के अंदर है तो नहीं। उसके बाद उसने जख्म को आराम से बाहर निकाला। जख्म भी डर से कार से बाहर आई। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जख्म धीरे धीरे अपने कदम अंदर बढ़ा रही थी। देवांश ने उसे समझाया कि वह नॉर्मल बिहेव करें और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करेगा। जख्म अपना सिर हिलाकर देवांश के साथ अंदर आ रही थी। देवांश जख्म को उसके कमरे तक छोड़ने आया, और उसके बाद जख्म ने जैसे ही कदम अंदर रखा, उसकी रूह कांप गई। जख्म ने अपनी ड्रेस को जोर से पकड़ लिया और सामने बैठे सेक्स की तरफ देखा। बेड पर कोई और नहीं, कायांश बैठा था। इस वक्त कायांश का सिर नीचे था। उसने अपना सिर उठाकर सामने खड़ी छोटी हाइट की लड़की को देखा, जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसने फ्रॉक पहन रखा था, जो सिर्फ उसके घुटनों तक था, और बाकी का बदन खुला हुआ था। वह बार्बी डॉल जैसी लग रही थी। कायांश ने जख्म का चेहरा देखते हुए धीरे से कहा, वेलकम बैक बेबी। आखिर तुम घर आ ही गई। कब से वेट कर रहा था तुम्हारा हस्बैंड। इतना वक्त कहाँ लग गया। वही जख्म अपने कदम पीछे लेने लगी, और उसकी आंखों में डर की वजह से आंसू आ गए। जख्म थर-थर अपनी जगह पर खड़ी कांप रही थी। उसका शरीर सुन पड़ गया था, और सब कुछ ब्लैंक था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कायांश अपनी जगह से खड़ा हुआ, और उसके बाद उसने अपने कदम जख्म की तरफ बढ़ा दिए। जख्म चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, सिर नीचे कर, क्योंकि वह जानती थी कि अब क्या होगा, जो रोज होता था उसके साथ। लेकिन कायांश जख्म के पास ना आकर आगे निकल जाता है, तो यह देखकर जख्म हैरान हो गई, और उसने पीछे से घूमकर देखा तो कायांश दरवाजा बंद कर लॉक कर रहा था। उसके हाथ पैर पसीने से ठंडे पड़ गए थे। कायांश ने जख्म को बाहों में भर लिया तो जख्म की सांसें रुक गईं। इतनी रात गए कहाँ गई थी तुम अपने आशिक के साथ? तुम दोनों ने काफी मजे किए होंगे ना, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। वह अपनी ठंडी आवाज में सब कुछ बोल रहा था। वही कायांश ने जख्म को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि जख्म की पीठ दर्द कर रही थी और जलन होने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसका कोमल सा बदन कायांश के शरीर के नीचे जैसे टूटने को था। जख्म की आंखों में आंसू आ गए,
और उसके होंठ कांपने लगे। तुम्हारे अंदर तो बहुत दर्द है। तुम इतनी रात को बाहर कैसे चली गई? तुम्हें डर नहीं लगा कि घर वाले जाग जाएंगे और तुम दोनों को साथ में देख लेंगे तो क्या बवाल हो सकता है? माना कि तुम दोनों का रिश्ता सबके सामने है, लेकिन फिर भी इतनी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है वाइफ। जख्म कुछ भी नहीं बोल रही थी और चुपचाप सी खड़ी होकर कायांश के शब्दों को सुन रही थी। जख्म की आंखों से आंसू बह रहे थे। जख्म की फ्रॉक को देखते हुए कहा, वैसे इन कपड़ों में भी तुम खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें अश्लील कपड़े पहनने का बहुत शौक है। तुमने मुझे बताया नहीं था। तुम्हारी कुछ रिटर्न डिजायर्स भी होगी ना? वह मैंने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की। पूरा दिन काम करती रहती हो तो वक्त नहीं मिलता होगा ना खुद के लिए। इसीलिए तुमने रात को घूमने का फैसला किया। केक खा रही थी तुम तो। आई सी। आज तो तुम्हारे आशिक का बर्थडे है ना? बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे दोनों, तो तुमने गिफ्ट में उसे क्या दिया? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है ना? तुमने तो उसे अपनी बॉडी दी होगी गिफ्ट में। कायांश के बातों से आजाद होने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन कायांश था कि उसे छोड़ नहीं रहा था। कायांश की पकड़ उस पर और टाइट हो गई और उसने एकदम से जख्म को पलटकर उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचते हुए गुस्से से कहा, इतनी खूबसूरती की किसी भी मर्द का तुम्हें देखकर मन मचल जाएगा। वाकई में बीवी तुमने बहुत कम खाया। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने खूबसूरत चेहरे और अपने इन बालों पर। जख्म अपना सरनामे हिलाने लगी। कायांश ने गुस्से से उसके बाल खींचे तो जख्म का मुंह तो खुला, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसका मुंह जोर से दबाते हुए उसे फर्श पर फेंक दिया, जिससे जख्म सीधा जाकर गिर गई। और उसके बाद कायांश ने ड्रॉवर से सीजर निकाली और जख्म की तरफ बढ़ने लगा। जख्म डर के मारे पीछे खिसकने लगी। वह गिड़गिड़ा रही थी। कायांश गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसने जख्म के कपड़ों को देखते हुए कहा, यह कपड़े और छोटे होने चाहिए। इतने भी तुमने क्यों पहने हैं? उसके सामने तुम बिना कपड़ों के रही होगी ना? जख्म अपना सर नामे हिला रही थी, जैसे बोल रही हो कि आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कायांश उसकी कहां सुनने वाला था भला। उसने जख्म के पैर पर अपना पैर रख दिया, जिससे जख्म छटपटाने लगी और कायांश उसके करीब आया। उसके बाद उसने जख्म के उस फ्रॉक को पकड़कर चारों तरफ से फाड़ दिया। उसने जख्म के लंबे लंबे बालों को देखते हुए कहा, यही तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं ना? जब यही नहीं रहेगी तो फिर तुम खूबसूरत भी नहीं रहोगी। जख्म रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज छोड़ दीजिए, बालों को मत काटिए। लेकिन जख्म की बातों का असर कहाँ कायांश पर होने वाला था। उसने जख्म के बालों को पकड़ लिया और गुस्से से उन्हें काटने लगा। जख्म छटपटा रही थी और अपने बालों को कायांश से छुड़ा रही थी, लेकिन कायांश ने खींचकर उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे जख्म का गाल सूज गया और उसने कायांश को ऐसे देखा मानो जैसे बोल रही हो कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मेरे बालों को कुछ मत करिए। कायांश ने जख्म के बालों को सीजर से काटना शुरू कर दिया था। जख्म के बाल जैसे जैसे फ्लोर पर गिर रहे थे, जख्म के आंसू उतनी ही तेजी से बह रहे थे। कायांश के सामने जख्म कमजोर पड़ गई थी। जब जख्म कुछ भी करने की कोशिश करती, कायांश खींचकर थप्पड़ मार देता। जख्म के साथ कायांश बदतमीजी कर रहा था, उसे जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा था। उसने जख्म के बालों को पकड़कर मिरर के पास खींचा और फिर उसका चेहरा दिखाते हुए बोला, देखो खुद को कितनी बदसूरत लग रही हो तुम। वही जख्म एक जिंदा लाश की तरह खुद को शीशे में देख रही थी। देवांश जब जख्म को अपनी बर्थडे पार्टी में लेकर गया था, तो वहां पर जख्म एक अलग ही जिंदगी जीती है और वह डर भी रही थी कि उसके पति को इस बार में खबर ना हो जाए। और जब वह घर वापस लौट कर आने लग जाते हैं, तो जख्म पहली बार केक का एक टुकड़ा खाकर उसे टेस्ट करती है और वह इतना टेस्टी लगता है कि देवांश उसे अपना भी दे देता है। उसकी इतनी मासूमियत को देखकर देवांश को बुरा लग रहा था कि वह कहाँ फंस चुकी है, जानवरों के बीच में। और जख्म के डिमांड पर वह उसे जल्दी घर लेकर आ जाता है। जैसे ही जख्म अपने कमरे के अंदर इंटर करती है, उसकी नजर बेड पर बैठे अपने राक्षस पति पर जाती है, जो उसे गुस्से से देख रहा था। और कायांश की हवस इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने जख्म को सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि उसकी खूबसूरती यानी कि उसके बाल भी काट दिए। जख्म मिरर के सामने जिंदा लाश की तरह खुद को देख रही थी।
और खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। उसके खूबसूरत से बाल अब छोटे हो चुके थे, उसका गाल सूज चुका था, काजल बिखर चुका था और होंठ उसके सूज चुके थे। उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी, उसे लग रहा था कि वह मिरर में खुद को नहीं किसी और को देख रही है। कायांश ने जख्मों को घसीटा और फिर उसे फर्श पर लेटाते हुए ही उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर उसके साथ वापस से हैवानियत पर उतर आया। जख्म बेजान सी लेटी हुई थी और कायांश की हरकतों को बर्दाश्त कर रही थी। रोज की तरह ही कायांश उसको हर्ट कर रहा था और यह सिलसिला पूरी रात चलता है। उस कमरे के अंदर सिर्फ इंटीमेसी की आवाज गूंज रही थी। जख्म की आंखें बंद थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदत हो चुकी थी उसको इन जुल्मों की और शायद अब उसके अंदर जीने की इच्छा भी मर चुकी थी। वह चाहती थी कि आज ही उसकी मौत हो जाए, क्योंकि जितने दिन वह जिंदा रहेगी उसे उतने दिन ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कायांश जब सेटिस्फाइड हो गया तो उसने जख्म को दूसरी तरफ धकेल दिया। जख्म ठंडे फर्श पर चुपचाप पड़ी हुई थी और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। कायांश बाथरूम में चला गया। जख्म ने उसकी आवाज सुनी कि वह बाथरूम में था और शायद किसी से फोन पर बात भी कर रहा था। इस वक्त कायांश की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। शायद उसने ही कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी उसे सजा मिल रही है। धीरे धीरे जख्म नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह जब जख्म की आंखें खुली तो वह ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। उसके बदन पर कपड़ा नहीं था। वह धीरे से उठकर बैठ गई और आज उसके खूबसूरत से बालों ने उसका चेहरा नहीं ढका था। उसके बाल उसके कंधे तक थे, लेकिन पहले जितने लंबे नहीं। जख्म धीरे से खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ पैर दर्द कर रहे थे और कांपने की वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसका बदन दुख रहा था। वहीं बाहर गुस्से से जख्म की सांस, यानी कि कायांश की मां सुनीता गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ए लड़की कहाँ मर गई आज? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, अभी तक ब्रेकफास्ट बनकर भी रेडी नहीं हुआ है। महारानी को क्या यहाँ पर हम सोने के लिए लेकर आए हैं? सुनीता गुस्से से जख्म के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वह कमरे के अंदर एंटर की, उसने देखा कि जख्म धीरे से उठकर बैठ रही है। तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही हो? घर में कितने काम पड़े हुए हैं, वह कौन करेगा? तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई? मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती है, यहाँ काम करना पड़ता है। जख्म अपने सर को पकड़कर बैठी हुई थी क्योंकि उसको चक्कर आ रहे थे। उसने अपनी सांस की आवाज सुनी तो डर से कांप गई और नजर उठाकर देखा तो सुनीता गुस्से से उसकी तरफ आई और एकदम से उसने जख्म के मुंह पर खींचकर तमाचा मारते हुए कहा, कितनी डीठ है तू। मैं तुझे कुछ बोल रही हूं और तुझे सिर नीचे करके चुपचाप सुन रही है। चल काम कर, तुझे घर में रोटियां तभी मिलेंगी, जानती है ना तू। जख्म ने इशारे से कहा कि आज उसके पेट में दर्द हो रहा है। बहाने नहीं चलेंगे। तुझे पहले ही कहा है मैंने कि सबके उठने से पहले घर का काम हो जाना चाहिए। तलब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता गुस्से से उसके बालों को देखते हुए बोली, मैडम को यहाँ पर फैशन का शौक हो रहा है। काम करने की बजाय बाल काटने से तुम खूबसूरत नहीं हो जाओगी। दिखने में अभी भी उतनी ही बदसूरत लग रही हो, बल्कि पहले से भी ज्यादा। वही जख्म अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप बैठी हुई थी। सुनीता ने उसके बालों को पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर आने लगी। तलब चल नहीं पा रही थी और दर्द की वजह से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। सुनीता जख्म को किचन के अंदर लेकर आई और उसके बाद उसे किचन में धकेलते हुए कहा, काम करो, और अगर इसने काम नहीं किया तो इसे खाना बिल्कुल भी नहीं देना है। उसने सभी नौकरानी को वार्न करते हुए कहा और वहां से चली गई। जख्म धीरे से उठकर खड़ी हो गई। वह चुपचाप जाकर काम करने लगी, लेकिन उसका सिर घूम रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे सुबह से और खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जख्म सब्जियां काट रही थी। बाकी नौकरानियां उसकी मदद कर रही थीं। जख्म के हाथ और उसकी कमर और उसकी गर्दन पर मौजूद निशान सब कुछ बयां कर रहे थे, जो नौकरानियों ने भी देख लिया। अब तो शायद उन्हें भी आदत पड़ चुकी थी इन चीजों की। एम जख्म ने सिर घुमाकर किसी और की तरफ देखा तक नहीं। वो जल्दी जल्दी काम करने लगी, वरना उसे और मार पड़ेगी।
तभी डाइनिंग टेबल पर उसकी नजर गई, जहां पर अर्पिता उसे ही देख रही थी। जख्म डर गई और अर्पिता के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई, क्योंकि कल अर्पिता ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। वह तो उसे एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन यह भी उतनी ही बुरी निकली। जख्म ने किचन का काम फिनिश किया और जल्दी जल्दी सबको ब्रेकफास्ट खिला रही थी। कोई उसे कह रहा था कपड़े आयरन करने के लिए, तो कोई कपड़े धोने के लिए कह रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि तुमने कुछ खाया। वही देवांश कमरे से बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया, तो जख्म उसको खाना सर्व कर रही थी। वही जब देवांश की नजर जख्म के सूजे हुए चेहरे पर गई, तो वह थोड़ा हैरान हो गया कि कल तक तो जख्म बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन आज इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई। देवांश ने जख्म का हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, भाभी, आप हमारे साथ बैठकर आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती हैं? और आप बहुत कमजोर लग रहे हो। क्या आपको डॉक्टर की जरूरत है? चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। वही कायांश बैठा हुआ था और जख्म और देवांश की नजदीकियां देख रहा था। देवांश ने परवाह नहीं करी। कुछ भी बोलने से पहले वही जख्म अपना हाथ उससे छुड़ा रही थी, तो देवांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। काम यहाँ की नौकरानियां कर लेंगी। आप इतना बर्डन क्यों ले रही हैं? घर में बहुत से नौकर हैं, वह काम कर सकते हैं। इधर कायांश ने गुस्से से अपने हाथ में फोन पकड़ लिया और फिर बोला, मुझे गाजर का हलवा पास करो। जख्म देवांश से अपना हाथ छुड़ाकर कायांश को गाजर का हलवा पास करना चाहती थी, लेकिन देवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, भाभी, आपको फीवर भी है। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं। आप फिक्र मत करिए, यहां पर सबको पता है। वही जख्म की सास को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि देवांश जख्म के लिए स्टैंड ले रहा है और घर वालों के खिलाफ जा रहा है। वही कायांश ने गुस्से से कहा, मुझे गाजर का हलवा पास करो, तो जख्म की उधर चली गई और उसने जल्दी से गाजर का हलवा उठाकर कायांश को दे दिया। कायांश ने जख्म के चेहरे की तरफ देखा। जख्म डर के मारे उससे नजर भी नहीं मिला रही थी। अर्पिता ने कायांश के कान में धीरे से कहा, तुम्हारी बीवी और देवांश के बीच में वाकई में कुछ चल रहा है। दोनों की नजदीकियों को देखकर साफ पता चल रहा है। अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो फिर उड़ जाएगी ये उसके साथ। तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहिए। कायांश ने गुस्से से जख्म की तरफ देखते हुए कहा, अब यहां पर खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? एक भी काम तुमसे ठीक से नहीं होता। कायांश के चिल्लाने पर जख्म के हाथ से गाजर का हलवा छुटकर जमीन पर गिर गया। इस वक्त जख्म की साड़ी का पल्ला जो उसने सर पर रखा हुआ था, वह नीचे सरक गया और देवांश की नजर उसके बालों पर गई और वह हैरान हो गया कि जख्म के बाल रातों रात इतने छोटे कैसे हो गए। देवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और जख्म की तरफ आते हुए बोला, भाभी, आपके बाल छोटे कैसे हो गए? कल तो कितने लंबे थे। जख्म घबरा जाती है और देवांश उसके बालों को टच कर रहा था। कायांश ने गुस्से से अपनी थाली उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम दोनों का यह नाटक हमें कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने जख्म की तरफ देखते हुए कहा, कल तुम्हें जो डोज दिया, क्या उतना काफी नहीं था? तुम दोनों की अश्लीलता है। देवांश ने कायांश को इग्नोर करते हुए कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मुझे बताइए कि आपके बाल छोटे कैसे हुए? क्या ये भाई ने किया? जख्म की आंखों में आंसू आ गए और वह अपना सिर नीचे करके सिसकने लगी। कायांश गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी बीवी नहीं। आपका क्या, आप अपनी बीवी को जानवरों की तरह ट्रीट करते हो? आपने ही किया ना? कायांश ने गुस्से से कहा, मेरी बीवी है, मेरा जो दिल करेगा उसके साथ करूंगा। आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, देवांश ने कहा। क्यों, तुम रुकोगे मुझे? कायांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जख्म का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। जब देवांश ने गुस्से से कहा, मैंने आपके जितना बुरा इंसान जिंदगी में नहीं देखा भाई, आप इतना कैसे गिर सकते हैं? कायांश ने हंसते हुए कहा, मैं इससे भी बुरा हो सकता हूं। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो? तभी अपनी जगह से सुनीता जी खड़ी हुई और उसने जख्म की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, इस कल की लड़की के लिए तुम दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो? आखिर यहां पर क्या तमाशा लगा रखा है? कायांश ने गुस्से से कहा,
आप ये देवांश से क्यों नहीं पूछते कि वह मेरी बीवी को लेकर क्या सोचता है और उसके दिल में क्या चल रहा है? वो एक शादीशुदा औरत पर नजर डाल रहा है और ये किसी से नहीं छुपा है यहाँ पर। आप सब भी देख रही हैं। करमजली, जब से यह आई है तब से मेरा घर बर्बाद कर दिया इसने। कितनी मासूम लगती है ये लड़की। दोनों भाइयों को लड़वा दिया और पीठ पीछे मेरे बेटे को धोखा दे रही है। जख्म सिर नीचे कर चुपचाप खड़ी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सुनीता ने गुस्से से कहा, मेरे बेटे ने जो भी किया अपनी बीवी के साथ, वो उसकी मर्जी है। तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो देवांश। तुम मियाँ बीवी के मामले से दूर रहो और सबको साफ दिखाई दे रहा है कि तुम क्या चाहते हो। देवांश ने गुस्से से कहा, कम से कम आप तो बड़ी मामा ध्यान दीजिए। वह आपकी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। इंसान है, कोई जानवर नहीं। भाई ने जो उसके साथ किया, क्या वह सही था? सुनीता की बोलती बंद हो गई थी। देवांश ने गुस्से से कहा, सच्चाई तो यह है कि आप लोग डिजर्व नहीं करते हो। वह उसकी बीवी है। कायांश का जो दिल करेगा वह उसके साथ कर सकता है। सुनीता जी गुस्से से जख्म की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने देवांश के ऊपर, जो अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो गया है? उसे हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही है। तुमने मेरे भोले भाले देवांश को फंसा लिया है। इतना बोलकर वह जख्म के हाथ को पकड़कर मरोड़ने लगी। वही जख्म रोते हुए अपना हाथों को छुड़ा रही थी। देवांश ने गुस्से से सुनीता जी को दूर करते हुए कहा, बड़ी मम्मा, आप उन्हें क्यों तकलीफ दे रही है? उनकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत मासूम है। भाभी, आप यहाँ से दूर भाग जाइए, वरना ये लोग आपको मार देंगे। आप मेरे साथ चलेंगे। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ये लोग कभी आपको खुश नहीं रखेंगे भाभी। वही कायांश ने जब देवांश के शब्द सुने तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने जख्म को अपने पास खींचते हुए देवांश से दूर करते हुए कहा, तुम कोई नहीं होते मेरी बीवी को भड़काने वाले, उसे छूने वाले। वही जख्म का सर इतना घूम रहा था कि एकदम से जमीन पर गिर गई और देवांश एकदम से उसकी तरफ बढ़ा और उसने जख्म का चेहरा सहलाते हुए कहा, भाभी होश में आइए, क्या हुआ है आपको? देवांश की आंखें भर गईं और उसने गुस्से से सभी फैमिली मेंबर की तरफ देखते हुए कहा, मैं विश करता हूं कि ये मर जाए। कम से कम इन्हें आप लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। आप लोगों के बीच में वह रहकर भी क्या करेंगी जिनके सीने में दिल ही नहीं है? देवांश की आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी से जख्म को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे वहां से लेकर बाहर निकल गया। वहीं कायांश यह देखकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इस वक्त उसकी मुट्ठी इतनी जोर से कसी हुई थी कि वह किसी भी की भी जान ले सकता है। देवांश जख्म को लेकर अस्पताल जा रहा था और वह मन ही मन यह बड़बड़ा रहा था कि भाभी, आप चिंता मत करिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। उसे अपनी फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह किसी काम की नहीं है। उसे अब खुद से नफरत होने लगी थी कि वह उस फैमिली का हिस्सा है जहां पर इंसानों को जानवर बना दिया जाता है। वही कायांश के कार्य गुस्से से सड़क पर चल रही थी क्योंकि वह भी देवांश की कार को फॉलो कर रहा था। देवांश ने जख्म का हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी भाभी, फिक्र मत करिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। देवांश बड़बड़ाया और फिर थोड़ी ही देर में कार आकर हॉस्पिटल रुकी। कार के रुकते ही देवांश जख्म को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल के अंदर लेकर चला गया। वहीं कायांश जब अपनी कार रोकता है तो उसने देवांश को देखा, जो इतना बेचैन हो रहा था और जख्म को लेकर अंदर जा रहा था। कायांश की ईगो को यह हर्ट कर रहा था कि उसकी बीवी को कोई और इंसान बाहों में उठाकर ले जा रहा है और वह खड़ा खड़ा देख रहा है। ये कायांश के गुरूर को चोट भी पहुंचा रहा था और देवांश और जख्म की नजदीकियां उसे खल भी रही थी। वह भी अपने लंबे लंबे कदम अंदर बढ़ा देता है। देवांश ने जख्म को एडमिट किया। डॉक्टर देवांश के पास एक फॉर्म लेकर आए और बोले, आप उनके हस्बैंड हैं, प्लीज आप इस पर सिग्नेचर कर दें। तभी देवांश पेपर पर सिग्नेचर करने लगा। अचानक से कायांश ने गुस्से से उसके हाथ से पेपर छीन लिया और उस पेपर पर सिग्नेचर करते हुए बोला, मैं उसका हस्बैंड हूं। कायांश ने इनडायरेक्ट देवांश को ताना भी मार दिया था कि वह उसकी बीवी की इतनी परवाह क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है जब उसका पति जिंदा है। सर, आप इस फॉर्म पर जल्दी सिग्नेचर कर दीजिए।
ताकि हम अपना चेकअप शुरू कर सके। कायांश फॉर्म साइन कर कर दे देता है। इधर डॉक्टर जब जख्म का चेकअप कर रहे थे, तब उन्होंने उसके शरीर पर मौजूद निशानों को देखा। उन्होंने उस लड़की को चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि इसका रेप हुआ है। इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है और इसे इतना पीड़ित किया गया है कि ये अपनी मेंटल हेल्थ से भी डिस्टर्ब हो सकती है। इतना करने की वजह से उसकी बॉडी की कई मसल्स तो स्वेल हो गए थे और ब्लड रुक गया था। अगर सही समय पर इसे अस्पताल नहीं लाया जाता तो हो सकता था कि ये हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज भी हो जाती। जख्म हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। इस वक्त वह बेहोश थी। उसे होश नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वही डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखते हुए उसे कहा कि आप उनके हस्बैंड को बुलाए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। नर्स बाहर आकर देवांश और कायांश को देखते हुए बोली, आप में से अंदर मौजूद लेडी का हस्बैंड कौन है? कायांश ने नर्स की तरफ देखा और बोला, मैं उसका हस्बैंड हूं, क्या हुआ है उसे? उसकी आवाज सुनकर उस नर्स को ऐसा लगता है जैसे कायांश को कोई परवाह ही नहीं है अपनी बीवी की। वही देवांश नर्स की तरफ भाग कर आया और बोला, प्लीज आप मुझे बताइए, कैसी है वह? क्या वह ठीक है? उसे नर्स ने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर कुछ बात करना चाहते हैं। देवांश ने कहा, ओके। इतना बोलकर वह अंदर जाने लगा तो कायांश ने गुस्से से कहा, तुम उसके हस्बैंड नहीं हो, उसका हस्बैंड यहां जिंदा खड़ा हुआ है। देवांश अपने कदम रोक लेता है तो कायांश गुस्से से अंदर चला गया और उसने दरवाजा धड़ाम से देवांश के मुंह पर बंद कर दिया। देवांश ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि सबकी वजह भी तो सिर्फ और सिर्फ एक कायांश था। उसने ही अपनी बीवी की ऐसी हालत बना दी थी। एक हस्बैंड को अपनी बीवी के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। वही डॉक्टर कायांश को देखते हुए बोले, मिस्टर कायांश, क्या यह आपकी वाइफ है? इस पर कायांश ने अपनी गर्दन बस दी, धीरे से हाँ में हिला दी। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उन्हें टॉर्चर किया गया है, उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ डिसेबल हो चुकी है और बेल्ट के निशान उनकी बॉडी पर मौजूद यही बता रहे हैं कि उन्हें कितना मारा पीटा गया है, जिस वजह से उनकी मसल्स डैमेज हो चुकी है और अगर सही वक्त पर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये मर जाएंगे या पैरालाइज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना होगा। वरना वरना क्या? कायांश ने सर्द आवाज में पूछा। तुम एक डॉक्टर हो, अपना काम करो, इसे ठीक करो। कायांश की इतनी ठंडी आवाज सुनकर वह डॉक्टर घबरा जाता है, लेकिन उसे जख्म के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वह छोटी सी उम्र में थी। उसकी उम्र का साफ पता चल रहा था और इसके साथ हैड्स हुआ है कई बार। डॉक्टर कायांश को जख्म के बारे में बता रहे थे कि उसकी बीवी के साथ रेप हुआ है, लेकिन कायांश की गुस्से भरी नजर देखकर डॉक्टर समझ गया था कि शायद उसके हस्बैंड को यह पहले से ही मालूम है और हो सकता है इसके पीछे वही हो। इसीलिए वह चुप कर गया। कायांश ने गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए कहा, तुम्हें बस अपना काम करना है, वरना तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो सकता है। जानते हो ना तुम कि कौन हूं मैं? डॉक्टर चुप हो गया। उसने सिर घुमाकर जख्म की तरफ देखा, जो इस वक्त बेजान सी पड़ी थी। उसके शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि वह चल भी नहीं सकती थी। अभी तक वह जिंदा कैसे बची हुई है, यही सोच रहा था वो डॉक्टर, क्योंकि जिस लड़क के ऊपर इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो तो वह सुसाइड कर लेती है। पर उसने कई केसेस में देखा है कि लड़कियों को सुसाइड करने से भी डर लगता है कि अगर वह बच गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया जाए। जख्म इतनी छोटी सी जान थी। उसके शरीर पर निशान थे बेल्ट के, गाल सूजा हुआ था, आंखों में आंसू थे और उसका शरीर इस वक्त ऐसा हो गया था मानो उसके अंदर सिर्फ हड्डी हो, मांस तो उसके शरीर में जैसे बचा ही ना हो। वह इतनी प्यारी और खूबसूरत सी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती का बलात्कार कर दिया गया था। कायांश अपना फोन लेकर दूसरे साइड चला जाता है और फोन पर बात करने लगा। वही थोड़ी देर बाद देवांश वार्ड के अंदर इंटर हुआ। उसने चेहरा देखा जख्म का, जो बेजान था। जख्म इस वक्त कुछ भी बोल नहीं रही थी क्योंकि वह बेहोश थी, लेकिन बेहोशी में ही सही उसे शांति तो थी, वरना कोई उसे जीने कहाँ देता है। उसे एक पल का आराम नहीं दिया जाता है। उसे जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से काम कराया जाता है।
खाना भी उसे नहीं दिया जाता है। देवांश को जख्म पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि उसे रोना आ रहा था कि कोई कैसे किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है जो इतनी मासूम और प्यारी और भोली भाली सी हो, जिसे दुनियादारी की कोई खबर ना हो। क्यों उसको इतना ज्यादा बड़ा हर्ट किया जाता है? इसे तो प्यार मिलना चाहिए। वह प्यार की हकदार है। वह सबको प्यार बांटती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसे कुछ नहीं समझता है। देवांश का दिल कर रहा था कि वह जख्म को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाए, जहाँ कोई भी उसे नुकसान ना पहुंच सके। वह उसे खुशियां देना चाहता था। वह उसके पास ही बैठा हुआ था। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको नहीं बचा पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे मालूम है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ चलिए। छोड़ दीजिए आप उन लोगों को। ये लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं। ये लोग आपका प्यार डिजर्व नहीं करते हैं। प्लीज मेरे साथ यहाँ से बहुत दूर चलिए। मैं वादा करता हूँ आपको कि हमेशा खुश रखूंगा, क्योंकि आप खुशियां डिजर्व करती हैं, इन लोगों को नहीं। वही कायांश जो कॉल कट कर अंदर आ रहा था, उसने देवांश की बातें सुन ली और उसने देखा कि देवांश जख्म को क्या क्या बोल रहा है, हाथ पकड़कर, और रो रहा है। ये देखकर कायांश का खून खौल गया और गुस्से से तन गया। ना जाने क्यों उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि दिल किया कि वह देवांश का हाथ तोड़ दे। आखिर कैसे देवांश उसकी बीवी पर नजर डाल सकता है? वह रिश्ते में उसकी भाभी लगती है। भाभी माँ समान होती है। वह समझ चुका था कि देवांश जख्म को लेकर क्या फील करता है, और अगर उसने जल्दी यह सब कुछ बंद नहीं किया तो वह कभी ना कभी तो खो देगा जख्म को, और उसकी बीवी भाग जाएगी उसे छोड़कर किसी और के साथ। कायांश गुस्से से देवांश के पास आया और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, मेरी बीवी से दूर रहो देवांश। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी बीवी से प्यार हो गया है। तुम दोनों के बीच में जो भी कुछ चल रहा था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे और दर्द ना दूं, तो इसकी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि इन सब की वजह सिर्फ तुम हो। वही देवांश गुस्से से कायांश को दूर झटक बोला, आप मर्द के नाम पर कलंक हो भाई। आपको क्या लगता है एक मर्द ऐसे करता है? आपको क्या लगता है कि मुझे भाभी से प्यार हो गया है? ऐसी मासूम और प्यारी लड़की से किसे मोहब्बत नहीं होगी? आप जैसे जानवर को नहीं होगी, लेकिन मुझे हो गई, क्योंकि मैंने उसकी मासूमियत देखी, रोज उसका बलात्कार नहीं किया है। कायांश ने गुस्से से देवांश को खींचकर थप्पड़ मार दिया। देवांश ने गुस्से से कायांश को देखते हुए वापस पलटकर उसे थप्पड़ मारा, तो कायांश हैरान रह गया। उसका गाल दूसरी तरफ झुक गया था। मैं आपकी बदतमीजी और नहीं झेल सकता। मुझसे बड़े हो तो छोटे को इज्जत देना भी सीखो। आपसे ही सीख रहा हूं मैं ये बदतमीजी। कायांश देवांश दोनों लड़ रहे थे, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जख्म थी। देवांश ने कायांश पर हाथ उठाया था, और ये बात कायांश को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो देवा